आज हम जिस भारत को एक विशाल, एकजुट और संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखते हैं, क्या हमेशा से भारत ऐसा ही था? क्या आज़ादी से पहले भारत का नक्शा भी आज जैसा ही था? जवाब है नहीं। 1947 से पहले भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल और जटिल राजनीतिक भूभाग था। एक तरफ ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांत थे तो दूसरी तरफ सैकड़ों देसी रियासतें थी। कहीं राजा का शासन था, कहीं नवाब की हुकूमत, कहीं महाराजा का राज। और इन सब के बीच करोड़ों भारतीय एक ऐसे भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसमें उनके देश का शासन विदेशी सत्ता या किसी शासक के हाथ में नहीं बल्कि जनता की इच्छा से तय हो। फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी तो मिली, लेकिन भारत के सामने एक और विशाल चुनौती खड़ी थी, देशी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण। और इस ऐतिहासिक चुनौती के केंद्र में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके महत्वपूर्ण प्रशासनिक सहयोगी बीपी मेनन। यह सिर्फ कागजों पर दस्तखत कराने का काम नहीं था, इसके पीछे थी लंबी बातचीत, राजनीतिक दबाव, कूटनीति, जनता के आंदोलन और कुछ मामलों में सैन्य कार्रवाई। भारत के एकीकरण की इस कहानी में 5 उदाहरण विशेष रूप से सामने आते हैं, जिसमें भोपाल, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और गोवा। नवाब की रियासत से मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने तक सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं। मध्य भारत में स्थित भोपाल रियासत पर लंबे समय तक नवाबों का शासन रहा। आज़ादी के समय भोपाल के शासक थे नवाब हमीद उल्लाह खान। वे देसी रियासतों की राजनीति में प्रभावशाली व्यक्ति थे और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर भी रह चुके थे। भारत की आज़ादी करीब आ रही थी और भोपाल के सामने भी वही सवाल खड़ा था, क्या भारत के साथ विलय किया जाए? नवाब हमीदुल्लाह खां तत्काल भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे। वे भोपाल की अलग राजनीतिक स्थिति बनाए रखने की संभावना तलाश रहे थे, लेकिन राजमहल के बाहर परिस्थितियां बदल रही थी। भोपाल की जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी। जिम्मेदार सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग तेज हो रही थी। यानी एक तरफ थी सदियों पुरानी रियासती व्यवस्था और दूसरी तरफ था लोकतांत्रिक भारत का नया विचार। धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया। भारत सरकार और भोपाल के बीच बातचीत चलती रही। आखिरकार समझौते का रास्ता निकला। 30 अप्रैल 1949 को भोपाल के भारत में विलय से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 1 जून 1949 से भारत सरकार ने भोपाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। इस तरह भोपाल भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। अब कहानी पहुंचती है पश्चिम भारत में। काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित थी जूनागढ़ रियासत। इसके शासक थे नवाब मोहम्मद महाबत खान जी। 1947 में रियासतों के भविष्य का सवाल उठा तो जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलय का निर्णय लिया। पाकिस्तान ने इस विलय को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन यहाँ स्थिति बेहद जटिल थी। जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी और रियासत के भीतर इस फैसले को लेकर गंभीर राजनीतिक असंतोष पैदा हो गया। विरोध बढ़ने लगा और इसी दौर में सामने आया आरजी हुकूमत। यह आंदोलन नवाब के पाकिस्तान के साथ विलय के फैसले के खिलाफ था। स्थिति लगातार बिगड़ती गई। आखिरकार नवाब पाकिस्तान चले गए। नवंबर 1947 में भारत सरकार ने जूनागढ़ के प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने था, आखिर जनता क्या चाहती है? भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। नतीजा बेहद स्पष्ट था। कुल 1,90,870 वोट पड़े। इनमें 1,90,789 वोट भारत के पक्ष में और केवल 91 वोट पाकिस्तान के पक्ष में पड़े। जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ का भारत में शामिल होना सुनिश्चित हुआ। इसके बाद जूनागढ़ को सौराष्ट्र के प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया गया और आगे चलकर यह गुजरात का हिस्सा बना। अब कहानी पहुंचती है भारत के उत्तर में, जम्मू कश्मीर। यह एक ऐसा विशाल रियासत थी। इसके शासक थे महाराजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर की स्थिति बेहद जटिल थी। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान
और इसके बीच एक ऐसी रियासत जिसके शासक तत्काल किसी एक डोमिनियन में शामिल होने का फैसला नहीं कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत की अलग स्थिति बनाए रखने की संभावना पर विचार कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में घटनाएं तेजी से बदल गई। रियासत पर कबायली लड़ाकों का हमला हुआ और स्थिति गंभीर होती चली गई। महाराजा ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत सरकार ने सहायता को रियासत के भारत में विलय से जोड़ा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन 27 अक्टूबर को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए पहुंची। अब आते हैं उस रियासत पर जिसने भारत सरकार के सामने सबसे बड़े गंभीर चुनौतियों में से एक खड़ी थी। हैदराबाद भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। इसके शासक थे निजाम मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी। निजाम तत्काल भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे। वे हैदराबाद की अलग राजनीतिक स्थिति बनाए रखना चाहते थे, लेकिन समस्या सिर्फ राजनीतिक नहीं थी। हैदराबाद भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित था। नवंबर 1947 में दोनों पक्षों के बीच स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हुआ। इसका उद्देश्य तत्काल मौजूदा स्थिति को बनाए रखना था, लेकिन यह स्थायी समाधान साबित नहीं हुआ। हैदराबाद के भीतर भी राजनीतिक संघर्ष तेज हो रहा था। लोकतांत्रिक अधिकारों और भारत के साथ विलय की मांग उठ रही थी। दूसरी तरफ निजाम समर्थक शक्तियां अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। इसी दौर में मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमी और उसके नेता कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों का प्रभाव बढ़ा। हिंसा और तनाव की घटनाएं बढ़ने लगी। भारत सरकार बातचीत के जरिए समाधान तलाशती रही, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए और आखिरकार सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद में सैन्य अभियान शुरू किया। भारतीय सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए हैदराबाद की सैन्य शक्ति को पराजित किया। 17 सितंबर 1948 को निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा की और अगले ही दिन सैन्य अभियान समाप्त हो गया। हैदराबाद भारतीय संघ के अधीन आ गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन गोवा तब भी पुर्तगाली शासन के अधीन था। गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल का नियंत्रण बना रहा। भारत सरकार चाहती थी कि भारतीय उपमहाद्वीप से औपनिवेशिक शासन का अंत हो, लेकिन पुर्तगाल अपनी स्थिति बदलने के लिए तैयार नहीं था। भारत ने शुरुआत में कूटनीतिक रास्ता अपनाया। इसके पीछे उद्देश्य था गोवा को बिना युद्ध के भारत में शामिल करना, लेकिन बातचीत से समाधान नहीं निकला। समय बीतता गया, तनाव बढ़ता गया और अंततः भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया। दिसंबर 1961 में भारत ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय थल सेना के साथ नौसेना और वायुसेना ने भी इसमें भूमिका निभाई। पुर्तगाली प्रतिरोध लंबे समय तक टिक नहीं सका। अभियान लगभग 36 घंटे चला और फिर आया 19 दिसंबर 1961, गोवा के इतिहास का निर्णायक दिन। पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासोलो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण किया। पुर्तगाली शासन समाप्त हो गया। भारत को केवल आजादी नहीं मिली थी, उसे एक राष्ट्र के रूप में संगठित भी होना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उनके सामने चुनौती सिर्फ रियासतों के दस्तखत करवाने की नहीं थी। असल चुनौती थी सैकड़ों अलग अलग राजनीतिक इकाइयों को एक ऐसे भारतीय संघ में जोड़ना जो टिकाऊ, स्थिर और प्रभावशाली हो। पटेल जानते थे कि हर रियासत की परिस्थिति अलग है। कहीं बातचीत से समाधान निकल सकता था, कहीं राजनीतिक आश्वासन जरूरी था, कहीं जनता का दबाव निर्णायक बन सकता था और कुछ मामलों में कठोर कदम उठाने की भी आवश्यकता पड़ सकती थी। इसलिए हर रियासत के लिए एक ही रास्ता नहीं अपनाया गया। नीति परिस्थितियों के अनुसार बदल गई। बीपी मेनन भारत सरकार के स्टेट डिपार्टमेंट में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। रियासतों के साथ बातचीत, संवैधानिक और प्रशासनिक समाधान और विलय की
अव्यवहारिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। एक तरफ था राजनीतिक नेतृत्व और दूसरी तरफ थी प्रशासनिक रणनीति, और दोनों ने मिलकर रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस तरह आज का भारत किसी एक दिन में नहीं बना, यह बना बातचीत से, समझौते से, कूटनीति से, जन आंदोलनों से, प्रशासनिक पुनर्गठन से और कुछ कठिन संघर्षों से। इसके पीछे उन लाखों लोगों की आकांक्षाएं भी थी जो एक ऐसे भारत में जीना चाहते थे जहां शासन किसी राजा या नवाब की इच्छा से नहीं बल्कि जनता की संप्रभुता से तय हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है हमने जो जानकारी आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।